क्रॉनिकली वो चीज एक्सपीरियंस हो रही है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ठहरना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसकी मन की जो डिजाइन है कैसे है, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जो क्लिनिकल मनोचिकित्सा में काम कर रही हैं और श्रीनगर गढ़वाल की मूल रूप से रहने वाली है। उनकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई है, जो पेशेंट हैं उनके ऊपर काम कर रही हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सौम्या गैरोला जी हमारे साथ हैं। सौम्या जी, आपका स्वागत है हमारे फोरम पर। सौम्या जी, चिकित्सा का जो क्षेत्र है इसमें कई बार लोग अवसाद को और उदासी को एक ही बात समझने लगते हैं, और जैसा कि आप निःशुल्क शिविर भी लगा रही हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको श्रीनगर जो है गढ़वाल का एक मुख्य केंद्र बिंदु है, यहाँ पर जो पेशेंट आ रहा है, यहाँ का जो व्यक्ति आपके पास पहुंच रहा है, किस तरह की जरूरत यहाँ के लोगों को है मनोचिकित्सा को लेकर? देखिए, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा में थोड़ा सा फर्क ये है कि मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सा में हम दवाई से ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके अंतर्मन को, जिसे हम साइकी कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। शिविर में भी हमने ये देखा कि जनरली हमारा एक माइंडसेट होता है, एक एटीट्यूड होता है कि यदि हम बीमार हैं तो हमें तुरंत हमारी बीमारी से छुटकारा मिले और हम जल्दी से ठीक हो जाएं। शारीरिक गतिविधियों में तो ये चीज लागू होती है, पर जो मानसिक गतिविधियां होती हैं वो थोड़ी ज्यादा इंट्रिकेट यानी डेलिकेट, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। बिल्कुल, वो हमें दिखाई भी नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मन को देख नहीं सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा ठहराव लाना पड़ता है, समझदारी, थोड़ा उसके प्रति जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ती है। तो जब मैंने शिविर किया है उसमें भी ये देखा गया कि लोगों को तुरंत समझ में आ जाए कि उनको क्या हो रहा है और जल्दी से वो उसका सेंस बना लें। दवाइयों से लक्षण ठीक हो सकते हैं, लक्षण बेशक रूप से, जैसे नींद ना आना, लो मूड, जिसे अवसाद से भी आपने बताया कि लोग इंटरचेंज करके यूज करते हैं, फर्क होता है उनमें, मैं आगे बताऊंगी। लोग जल्दी से ठीक होना चाहते हैं, दवाइयों से वो लक्षण कम हो सकते हैं, लेकिन यदि किसी को निरंतर क्रॉनिकली वो चीज एक्सपीरियंस हो रही है तो उसके लिए हमें थोड़ा ठहरना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसकी मन की जो डिजाइन है कैसे है, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर व्यक्ति का परसेप्शन अलग होता है, एक ही चीज को देखने का नजरिया अलग होता है, अनुभव अलग होता है। तो एक व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी उसके जन्म से मतलब मरने तक बनती ही रहती है और नए नए अनुभव ऐड होते रहते हैं। उसको समझने का काम हम करते हैं। श्रीनगर के लोगों को भी बहुत मैंने देखा कि शिविर के माध्यम से लोगों को थोड़ी समझ है, पर अभी बहुत लंबा सफर है, जानना बहुत, अभी जागरूकता पहले बढ़े तो ज्यादा ही बेहतर होगा। जी, तो बड़े धैर्य की जरूरत है, अभी समझने की जरूरत है। बहुत सही बात आपने कही कि समझने की जरूरत है। वाकई में शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर हम देखते हैं कि आदमी सचेत बहुत जल्दी होता है, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो उसके पूरे शरीर को नियंत्रित कर रहा है, उसकी तरफ व्यक्ति ध्यान नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल। कैसे ये ध्यान दिया जा सकता है, कैसे ये जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, इसको थोड़ा सा ये समझाइए। हम रोजमर्रा के जीवन में देख सकते हैं हम कैसे सोचते हैं। सबसे पहले 3 मायने हम समझ सकते हैं। हमारी सोच, जिसे हम कहते हैं थिंकिंग, हमारा भावना, जिसे हम फीलिंग कहते हैं, और हमारा व्यवहार, जिसे बिहेवियर कहते हैं। इन 3 माध्यमों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारी मनोस्थिति कैसी है। इसमें एक पहलू और ऐड करना चाहूंगी, हमारा शरीर, जिसे हम बॉडी कहते हैं या अंग्रेजी भाषा में सोमैटिक्स भी कह सकते हैं। तो 4 माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारा मन इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। सबसे पहले हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, क्या हमारे विचार पॉजिटिव हैं या हमारे विचारों में उदासी, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार का पेन या किसी प्रकार का अवसाद रूपी कोई तरीके का सोच है। जैसे कई व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि दुनिया बेकार है, लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, या मेरे साथ क्यों बार बार ऐसा होता है। हम कैसे सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में विचार तो आते ही रहते हैं, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी मन की स्थिति कैसी है। दूसरा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी भावनाओं से, हमें कैसा महसूस हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रख के अपने आप से पूछें,
रोजमर्रा के जीवन में मैं कैसा महसूस करती हूँ या मैं कैसा महसूस करता हूँ, जी तो हमें पता चलेगा कि हम अत्यधिक तौर पे खुश या एक सेंस ऑफ ओकेनेस महसूस करते हैं, जी या हमें उदासी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घबराहट, डर, डाउट, ये सब महसूस होता है। जी अगर अत्यधिक रूप से यही अवस्था मेंटेन्ड है तो हो सकता है हमारे मनोदशा थोड़ी सी अभी अनस्टेबल चल रही है या उसमें कुछ गुंजाइश है ठीक होने की। जी तीसरा, हम व्यवहार के माध्यम से देख सकते हैं। जी व्यवहार कैसा है, किसी ने कुछ बोला, हम उसको धैर्य से सुन पा रहे हैं या हमें गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है और हम उन पे चिल्ला रहे हैं या जी गुस्से में कुछ फेंक रहे हैं, या कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हम किसी सामाजिक स्थिति में जा रहे हैं तो हम डर रहे हैं, जी घबरा रहे हैं, या उस परिस्थिति का सामना कर पा रहे हैं, जी उससे भी हम देखें हमारा रोजमर्रा व्यवहार कैसा है, हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कोई परिस्थिति आई, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, छोटी परिस्थिति जैसे रोजमर्रा का इंटरेक्शन, आप और हम बात कर रहे हैं जी तो मैं अंदर से घबरा रही हूँ, सोच रही हूँ अरे आप क्या सोच रहे होंगे, जी या फिर मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और उसी प्रकार व्यवहार कर रही हूँ। जी या बड़े परिस्थितियां, कोई एग्जाम देने जाना है, जी कुछ उस प्रकार से कोई ऐसा इंटरव्यू है, जी तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं चिड़चिड़ापन कहीं और निकाल रही हूँ, किसी और पे निकाल रही हूँ। जी तो मेरा व्यवहार कैसा है, क्या दिख रहा है। व्यवहार ही एकमात्र चीज है जो दिखाई देती है। जी जी इन सारी चारों मायनों में व्यवहार दिखाई देता है। बिल्कुल तो व्यवहार कैसा है व्यक्ति का, सब पे गुस्सा तो नहीं कर रहा, या जी एक कोने में अकेले तो नहीं बैठा हुआ है, जी रोज खिड़की से बाहर बस ऐसे गुम तो नहीं लग रहा है। जी ये सब देख सकते हैं हम, उससे भी पता चलता है। शरीर, कई बार सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज है हमारा शरीर। जी हमें पेट में दर्द होता है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो पेट का दर्द या सर का दर्द या कमर का दर्द सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि की वजह से हो रहा हो। जी कई बार हमारे मन की चीजें जो प्रोसेस नहीं होती हैं, जो एक कह सकते हैं मन में अगर अपच है, डाइजेस्ट नहीं हो रही मन की जी बातें, तो शरीर के माध्यम से भी निकलती हैं। जैसे कि शरीर में किसी को भारीपन लग रहा है, जी थकावट का अनुभव रोज कर रहे हैं वो, जी या कभी कभी चेस्ट में कॉन्स्टेंटली एक पेन बरकरार है, जी तो आप जरूर दिखाइए कार्डियोलॉजिस्ट को। जी बट शारीरिक निरीक्षण के साथ साथ मानसिक रूप से भी देखिए कि कोई तनाव तो बैक ऑफ द माइंड नहीं चल रहा है। जी कई बार शरीर के माध्यम से भी हमें पता चलता है। तो ये 4 मायनों से हम अपने आप को आंक सकते हैं कि हम मेंटल हेल्थ के स्पेक्ट्रम में कहाँ पर हैं। जी बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जो ये 4 चीजें हैं, ये जो हमारे व्यवहार से लेकर के, हमारे मन से लेकर के, हमारे विचार से लेकर के, ये सब किस तरीके से हमारे पूरे शरीर को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सौम्या जी, जैसा कि आपने अभी ये बताया कि ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस सब के बीच जो एक बात ठहरती है, अभी जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड कह रहा है कि बहुत जल्दी में हमको सब कुछ पाना है, बहुत जल्दी, जबकि इस सब में आपके इलाज करने का जो तरीका ही है, उसमें कई कई देर तक बातचीत करनी है, कई कई दौर बातचीत करनी है, तो उसमें एक बड़े धैर्य की जरूरत होती है। क्या लगता है आपको आज के समाज में, जो जेनजीज की बात कहें या जो और लोग भी आपके पास आ रहे हैं पेशेंट बन करके, या जो आम नागरिक है, वो किस तरीके से ये समझ पाए कि मुझे इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, तो मुझे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जाना ही चाहिए डॉक्टर के पास? क्योंकि हम देखते हैं कि जब जब मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है तो सामने वाला भी जो पीड़ित है और उसके आसपास के लोग भी उसको पागलपन के रूप में एक चिन्हित करने लगते हैं कि क्या हमारा बच्चा या हमारा हो गई है, तो उनको मनोचिकित्सक के पास क्यों ले जाया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से समझना चाहिए, क्या किस समझ की जरूरत है आम लोगों की? देखिए, आपने बहुत सारी मुख्य और इम्पोर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया है। सबसे पहले आपने कहा है सोशल स्टिग्मा, सामाजिक जो हमारी धारणा ही है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, वो ही सबसे पहले हमारी बाधक बन सकती है या साधक बन सकती है मेंटल हेल्थ सेवा को लेने के लिए। जिन लोगों के अंदर भी ये भय है कि अरे पागल हो जाएंगे या हम पागल थोड़ी, हमें क्यों जाना है, मैं उनसे ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी के मन में चीजें उमड़ती हैं, आती हैं और जाती हैं। जब कुछ ज्यादा ही चीजें आने लगती हैं और जाने का नाम नहीं लेती, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पागल हो गए हैं, पर इसका ये मतलब जरूर है कि हमारा मन खटखटा रहा है, कह रहा है कि कुछ चल रहा है, मेरी तरफ गौर करो। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके घर में बार बार आता है, दस्तक देता है, आप यदि उसको अटेंड ही नहीं करेंगे तो वो जाना भी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो आप उसको सुनिए, आप समझने की कोशिश करिए कि मेरे को आखिर हो क्या रहा है। मेरा ये संदेश है कि सब लोगों को आजकल की जो
इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास अवेलेबल, कांस्टेंट एक जीवन में रश है, सुबह उठते ही हमें अगले चीज को करने की एक होड़ हो जाती है कि अब ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो हमें थोड़ा सा स्लो डाउन होने की जरूरत है, अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या चीज है जो अभी मेरे को जरूरी है, मेरे मन में क्या आखिर चल रहा है। अक्सर हम ये सवाल पूछते ही नहीं है अपने आप से, और तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब वो चीज बहुत अर्जेंट बन जाती है, जब मतलब पानी सर से ऊपर चला गया, अब रातों रात नींद नहीं आ रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, हम तब अत्यधिक तौर पे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास तो कोई आता ही नहीं है, सच कहूं तो बहुत कम लोग होंगे जो काउंसलिंग थेरेपी के लिए आएंगे। जैसे आपने कहा, उसमें धैर्य की जरूरत है, यही हम सिखाते भी हैं, यही हम उस प्रोसेस प्रक्रिया के थ्रू व्यक्ति में बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने डिस्ट्रेस को, अपनी समस्या को बिना उस पे एक्ट करे, उसको टॉलरेट कर पाए, उसको बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जीवन में परेशानियां आएंगी ही नहीं। जिस प्रकार के हम सोशो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक थ्रेट की सिचुएशन बरकरार है, तो हम सभी को किसी ना किसी तरीके का प्रभाव पड़ता है। बस अंतर मन अगर खुला हुआ है तो हम उसे बेहतर वे में टॉलरेट कर पाते हैं। डिस्ट्रेस टॉलरेंस हम कहते हैं इसको, तो हम डिस्ट्रेस टॉलरेंस को भी बढ़ाते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी जो अनिश्चितता है जीवन की, उसको टॉलरेट करने का भी क्षमता बढ़ती है जब हम एक थेरेपी या काउंसलिंग जैसी प्रोसेस में इंडल्ज होते हैं। क्विक फिक्स जो आजकल आपने जेनजी बोला, अटेंशन बोला, सोशल मीडिया बोला, हमें तुरंत चाहिए, हमारी अटेंशन ही इतनी नहीं बची, तो उसमें एक हम जो कहते हैं एक करेक्टिव एक्सपीरियंस, एक ठीक करने वाला एक्सपीरियंस व्यक्ति को देते हैं। थोड़ा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो हमें सब कुछ तुरंत मिल जाता है। जब हम बेबी होते हैं ना, मम्मी हमें तुरंत दूध पिला देती है, हम सुसु पोटी कर लें, हम रोते हैं, चुप करा दिया जाता है। पर रियलिटी जब हम बड़े होते हैं पर बदल जाती है, हमें कोई नहीं आता है इतनी जल्दी चुप कराने, मनाने। ये सब चीजें बचपन से ही हमारी शुरू हो जाती है बिल्ड होना। तो हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण होता है कि हम व्यक्ति को उसके पूर्ण रूप में समझें, यानी जीरो से, जब वो बच्चा था कैसे उसको होल्ड किया गया, यानी कि कैसे अटेंड किया गया। तो इस प्रकार से हम अटेंशन भी बढ़ाते हैं व्यक्ति की, कि वो अपनी चीज को कितने अटेंटिव तरीके से सोच पा रहा है, जिसे हम कहते हैं मेंटलाइज कर पा रहा है, अपनी बातों को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो उसके लिए हमें उस चीज के साथ थोड़ा समय बिताना पड़ता है, तभी हम उसके साथ संबंध बना सकते हैं। अपने अंतर मन के साथ संबंध ठीक है तो हम ठीक ठाक तरीके से जीवन को नेविगेट कर पाते हैं। ये हमारा काम रहता है, यही मेरा संदेश भी रहेगा कि थोड़ा स्लो डाउन करिए लाइफ में, अपने आप से सवाल पूछिए, आपको जवाब थोड़े बहुत खुद ही समझ आएंगे। जी, आपने थेरेपी की बात की, थेरेपी देते हैं, अभी आपने यहाँ भी लगातार आप प्रैक्टिस कर रही हैं। इस तरीके के जो पेशेंट हैं वो आपके पास आ रहे हैं जिनको आपकी जरूरत है। इससे पहले आपने कई सारे शिविर लगाए हैं और इस तरीके की जो क्लिनिकल गतिविधियां हैं उनको किया है। हम क्या बिना नाम लिए हुए कोई ऐसा सक्सेस केस अभी डिस्कस कर सकते हैं जो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए मोटिवेशनल हो? बिल्कुल जी, कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ अपने खुद के अनुभव से, जो मैंने लोगों में बदलाव देखे हैं, जो यहाँ पे शेयर किए जा सकते हैं। जैसे कि एक बार एक बच्चा था जो काफी परेशान था, उसका स्कूल में जाने का मन नहीं करता था, बहुत एंजाइटी होती थी, घबराहट होती थी, 13-14 साल का बच्चा था। पर जब हमने थेरेप्यूटिक वर्क किया, रोज हर हफ्ते में एक बार मिले, ध्यान से देखा उस परेशानी को, तो बच्चे को स्कूल से कोई दिक्कत नहीं थी। ये चीज चल रही थी मन में कि वो उसके माता पिता में से पिता का ट्रांसफर किसी और सिटी में होने वाला था। और इस बात का डर उसके मन में था कि अगर वो स्कूल जाए तो माँ पिता के साथ समय नहीं बिता पाएगा। ये चीज समझनी जरूरी थी कि बच्चा कैसे रिलेट कर रहा था अपने एनवायरनमेंट से, और उसकी एंजाइटी भी बहुत सिवियर थी, यानी कि वो इतनी थी कि स्कूल में भी पैनिक अटैक आते थे। बहुत बातचीत करने के बाद पहले तो रिश्ता बनाना पड़ा बच्चे से, क्योंकि बच्चा भी एकदम मुझसे बात नहीं शेयर कर रहा था। तो बाद में उसने जब शेयर किया, हम समझ पाए कि उसका संबंध कैसा है माता पिता के साथ। तो ये निकल करके आया कि पिता का कुछ महीनों में ट्रांसफर होने वाला था। और जब और बात करते चले गए कि क्या लग रहा है उस बच्चे को उस ट्रांसफर से, तो पता चला कि उसको ये डर है
कि पिता चले जाएंगे, घर का कौन संभालेगा, जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी, क्योंकि लड़का था तो एक सोशल कंडीशनिंग भी ऐसी है कि लड़कों को जिम्मेदारी लेनी है। इतनी सारी चीजें उसके मन में अनकॉन्शियसली चल रही थी, उसको पता भी नहीं था कि वो ये सब सोच रहा है। एंजाइटी के टाइम कॉन्शियसली थॉट नहीं आता है कि मुझे इस चीज की एंजाइटी हो रही है, वो सिर्फ बातचीत करने से पता चलता है। तो एक बड़ा सक्सेस की स्टोरी थी ये, कि जब ये सब पता चला फिर हमने उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि घर का भी माहौल इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बच्चों के केस में। तो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं माँ बाप अपने बच्चों से और बच्चे अपने माँ बाप से, वो हमने देखा, उस पर बातचीत करी। तकरीबन 5-7 महीने में काफी इम्प्रूवमेंट आया उस बच्चे में। इनफैक्ट उसने अपने एग्जाम में भी टॉप किया, इतना वो ध्यान लगा पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है एक बच्चे की, मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो इसमें मेरे को भी बहुत खुशी हुई। मुझे ये नहीं लगता कि मैंने कुछ किया ऑनेस्टली, लेकिन बच्चे में इतनी कैपेसिटी थी कि वो अपने आप को समझने में इच्छुक था, इसीलिए ये बात हो पाई। जी जी जी, वाकई में ये जो सक्सेस एक केस स्टोरी सौम्या जी ने हमसे शेयर की है, इससे समझ में आता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कब किसी व्यक्ति को मनोचिकित्सक की जरूरत है, और मनोचिकित्सक के जाने के बाद किस तरीके से एक बहुत सामान्य सी जो समस्या थी वो जो एक विकराल रूप धारण कर चुकी, उससे पार पाया जा सका। सौम्या जी, बातचीत बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके घर का जो माहौल है उसमें आपके पास कई तरीके की कोर्स करने की, MBBS करने का पूरा एक कारण था और व्यवस्था भी थी, लेकिन आपने जो चुना, जो विषय आपने चुना और जहां आप अभी कर रही हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से कर रही हैं, धन्यवाद, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। अपने बचपन के बारे में बताइए, अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, और कैसे कैसे ये जो आपने अपने करियर का चुनाव किया वो कैसे किया। अपने बारे में बताना तो सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है और सबसे ज्यादा सरल भी होता है। आपने जैसे कहा घर में व्यवस्था थी, घर में सभी डॉक्टर थे। बचपन से मुझे लगा कि पता नहीं कुछ अलग करना है शायद, मैं भी खुद नहीं जानती सच बताऊं तो इस प्रश्न का उत्तर। जो होता गया मैं करती चली गई। बस इतना था कि मुझे लोगों की बातें सुनना बड़ा पसंद था शुरू से। बड़ी मैं क्यूरियस किस्म की बच्ची थी, क्वेश्चंस पूछना और सोचना, लोगों के इंटरव्यू लेना, गेम में मैं खेलती भी थी। पर ताज्जुब की बात यह है कि जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया ही नहीं, मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया और सोचा साइकोलॉजी में साथ में ले लूंगी, क्योंकि उस टाइम प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ उस प्रकार का था। मैं नहीं ले पाई। फिर मैंने इग्नू में इनरोल किया कि मैं चलिए ओपन से ही कर लूंगी, वो भी नहीं मैं पूरा कर पाई कुछ कारणवश। पर मैंने फिर सोच लिया कि चलिए मास्टर्स, एमफिल, डिप्लोमा वगैरह मैं सब साइकोलॉजी या रिलेटेड फील्ड्स में ही करूंगी, जिसमें लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकती हूँ, 1-on-1 या ग्रुप में भी। इस प्रकार से मैं उस रास्ते पे आई। मैं पढ़ती बहुत थी, मुझे पढ़ाई का शौक रहा है हमेशा से। बहुत नहीं पढ़ती पर थोड़ा बहुत मैं साइकोलॉजी, और जब भी मेरे दोस्त या कुछ इस पर, खुद सच बताऊं तो खुद का मेरा सबसे बड़ा सफर रहा है अपने ही साथ का। अपनी मेरी जर्नी भी रही है मेंटल हेल्थ की। मैं खुद भी बहुत चीजों से, परेशानियों से, मानसिक परेशानियों से, सामने बाहर से सब ठीक ही था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे भी बहुत सारी चीजें थी। और मेरे को पर्सनली काउंसलिंग थेरेपी ने खुद भी हेल्प करी है। मैं खुद भी एक थेरेपी लेती हूँ अपने लिए। मेरे एक्चुअली एज अ साइकोलॉजिस्ट वो मैंडेटरी भी होता है, परंतु मैं उसके अलावा भी जबरदस्ती भी लेती हूँ अपनी इच्छा से, क्योंकि साइकोलॉजी और इस फील्ड में आने के लिए ना एक इमोशनल प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। अगर मैं अपनी परेशानियों में उलझी हूँ तो मैं व्यक्ति के साथ बैठ के उस व्यक्ति को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, प्रेजेंट नहीं रह पाऊंगी उसके साथ, अपनी अगर बातें मन में चल रही हैं। तो मैंने खुद भी थेरेपी ली, खुद भी मैं अपने आप को समझने की मैंने कोशिश करी है बहुत। अभी भी बहुत सफर बाकी है, लेकिन छोटी मोटी चीजें जो मेरे अंदर थी वो भी बहुत बेहतर हुई हैं। और अब मेरे अंदर भी बहुत धैर्य आया, तो मुझे और इच्छा हुई कि मैं इस फील्ड में और आगे बढ़ूं। तो मैंने मास्टर्स करी एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे मेरा दिमाग बहुत खुला। मैं क्रिटिकली सोच पाई चीजों के बारे में, पॉलिटिकली सोच पाई मैं लोग चीजों के बारे में, समाज के बारे में, सामाजिक व्यवस्था को, जेंडर रोल्स को भी समझ पाई मैं। पहले कभी इस तरीके के प्रश्न
बहुत नहीं पूछे थे, वहां पर जाके बहुत एक्सपोजर मिला। जी। फिर मैंने एमफिल किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में, वहां पे विभिन्न किस्म के मैंने साइकोलॉजिकल कंडीशंस को ऑब्जर्व किया, जी। तो वो बहुत एक अनुभव रहा। फिर मैंने एक डिप्लोमा किया माइंडफुलनेस बेस्ड लिसनिंग और काउंसलिंग में, जी। उसमें भी मुझे बहुत अपने आप से जुड़ने का फिर से दोबारा मौका मिला। उसमें धैर्य से सुनना, किसी को सुनना क्या होता है, किस अपने आप को सुनना क्या होता है, वो समझ में आया। तो और मुझे इस फील्ड से में रुझान हुआ। मैंने फिर एक और प्रोग्राम की ट्रेनिंग करी गेस्टॉल्ट थेरेपी के अंदर, उसमें भी अपनी बॉडी को समझना, वॉइस को समझना, अपने अंदर के पैटर्न्स को समझना। तो ये मेरा सफर रहा है और ये ऑन गोइंग है। हर एक नए केस या व्यक्ति के साथ, केस तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, व्यक्ति की जो कहानियां जब मैं सुनती हूँ, मुझे अपने अंदर भी बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। और ये हमारे फील्ड की बहुत अच्छी खूबी मुझे लगती है। जो भी व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट होता है, मुझे लगता है, और थेरेपी प्रैक्टिस करता है, वो इन्हीं सफर से गुजरता है। अपना आंतरिक सफर भी साथ साथ चलता ही रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आई हूँ और आगे देखते हैं क्या कैसा रहता है सफर। जी, आगे की क्या है अब, जो आगे के लिए आपने सोचा है, वो क्या क्या सोचा है आपने विशेष? आगे पीएचडी का थोड़ा मन कर रहा है मेरा, तो वो सोचा है। और ये भी मैंने सोचा है कि कुछ इसी प्रकार का हमारे श्रीनगर के लिए, उत्तराखंड के लिए खास तौर पर कुछ कर पाऊं। अभी देखते हैं कैसे कर पाती हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज की यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी, रिसोर्सेज, इन चीजों की अभी उतनी व्यवस्था भी नहीं है। तो देखते हैं, छोटे मोटे कदम उठा के, लोगों को एकजुट करके कुछ कम्युनिटी बना के हम करना चाहेंगे। ये मेरा काफी मन है करने का। रास्ते खुलेंगे तो कर लेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ाई भी हो जाएगी, कुछ सामाजिक सिचुएशंस को और इम्प्रूव किया जा सकता है। खास तौर पे उत्तराखंड में मानसिक स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है। लोगों को बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं और वो छल पूजने और इस तरीके की प्रैक्टिसेस में जाते हैं, जिनकी अपना महत्व है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कल्चर की, लेकिन और भी चीजों की बहुत जरूरत है। जी, सौम्या जी, आपने कहा कि कई सारी सिचुएशन होती है, वो क्या सिचुएशन है जिनसे एक अभिभावक समझ सकता है कि हमारे बच्चे को किसी न किसी तरीके की क्लिनिकल साइकोलॉजी के तहत ट्रीटमेंट की जरूरत है? जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, 4 चीजें आप अपने बच्चे में या बड़ों में भी, वो 4 चीजें यदि वो आप 4 पहलू अपने दिमाग में रखिए कि उसका मन कैसा है, यानी वो सोच कैसे रहा है, व्यवहार कैसे कर रहा है, उसकी भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कर रहा है। फिर आप ऑब्जर्वेबल साइंस भी देख सकते हैं। यदि कोई बहुत ही ज्यादा आत्मघाती हो रहा है, अपने को मारना चाह रहा है, कुछ हाथ वगैरह काट रहा है, सर वगैरह दीवार पे मार रहा है, इतना भी हो सकता है। कई बार ये अन्य अलग अलग चीजें, आपने शुरू में एक अवसाद और उदासी में भी अंतर पूछा था। तो जैसे किसी का निरंतर मूड लो चल रहा है, निरंतर से मेरा मतलब है 2 हफ्ते या 1 महीने से, हफ्ते के हर एक दिन व्यक्ति इस प्रकार से महसूस कर रहा है, उसका काम में मन नहीं लग रहा, उसका मोटिवेशन लो हो रहा है, वो जिन कामों को पहले एंजॉय करता था अब नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट से इवैल्यूएशन लीजिए, परामर्श लीजिए। अब साइकोलॉजिस्ट के पास भी चाहिए, वो आपको समझ पाएगा, आपसे बातचीत करके आप ही को थोड़ा अवेयर बनाने की कोशिश करेगा। फिर और भी अन्य समस्याएं होती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, डिल्यूजन हो गया, बहुत सारी और, जिसमें हमें थोड़ी और इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है, रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार अब पहाड़ों में बहुत ज्यादा भी होता है इस प्रकार की चीजें, जिसमें डिसोसिएटिव स्टेट्स में लोग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि लोग एकदम अलग रूप ले लिया उन्होंने। कुछ तो ये कल्चरल भी होता है, जैसे देवी का आना, मास हिस्टीरिया जैसी स्थिति। हाँ, वो पुराने वर्ड्स हैं, हम ऑब्सोलीट वर्ड्स को अभी यूज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, एक तरीके से आप जो कह रही है मैं समझ गई कि एक तरीके से सडनली एक आउटबर्स्ट होता है व्यक्ति को और वो किसी और स्टेट में चला जाता है। और स्टेट कभी कभी कल्चरली है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो देवी आ गई, उसको नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन अन्य रूप से भी कई बार व्यक्ति अचानक से स्विच होके जोन्ड आउट हो गया, उसको नम्बनेस फील हो रही है, उसकी बॉडी कांपने लग गई सडनली, तो हमें उन केसेस में भी जाना चाहिए। मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आप वो 4 चीजों का ध्यान रखें और निरंतरता भी देखिए, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सारी चीजों की इंटेंसिटी क्या है। ये 3 जो चीजें हैं, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, कब से हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है और कितनी इंटेंसिटी से, तीव्रता से हो रहा है, तो आपको पता चलेगा, हल्का बहुत आइडिया लगेगा कि
इस व्यक्ति को जरूरत है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की। और मैं मानती हूँ कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिर्फ एक किसी अलग व्यक्ति को नहीं चाहिए कि जो किसी बीमारी से जूझ रहा है। हम सभी को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत होती है। कुछ लोग अपना खुद से भी सपोर्ट ले सकते हैं, अपने आप को थोड़ा समय दें, थोड़ा बैठें, थोड़ा ध्यान लगाएं, थोड़ा स्पेस दें। दिन भर में भागने की बजाय या सिर्फ किचन में है या अपने काम में है या बच्चों के पीछे है माएं, नहीं, थोड़ा सा अपने भी लिए 10-10 मिनट का समय निकालिए, वो सब आपको खुद ही मदद करेगा। जी। हम अपनी बात को समेटें, इससे पहले मैं एक सवाल और करना चाहूंगी कि बीच में आपने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये पुरुष है तो ये मतलब पुरुषों के लिए हम एक खास माइंड सेट बना करके रखते हैं कि पुरुष ऐसा कर सकते हैं और महिलाएं ऐसा कर सकती हैं, या पुरुष ऐसा नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से जिन भावनाओं की आप बार बार बात कर रहे हैं कि भावनात्मक रूप से वो कैसा है व्यक्ति और भावनाएं क्या कह रही हैं, या भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना, ठीक होना कितना जरूरी है, तो वही पुरुष जब भावनात्मक रूप से कहीं पर कमजोर पड़ जाता है, कहीं पर अपने को दिखा देता है, तो हमारा समाज कहता है कि पुरुष ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या इस पर आप हमारे फोरम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी कि कैसे एक व्यक्ति के रूप में वो अपनी प्रेजेंस रखता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस प्रकार से नोशंस हैं हमारे, कंडीशनड नोशंस हैं, इन्हें हम कह सकते हैं जेंडर्ड नोशंस हैं कि पुरुष ऐसे होते हैं, महिलाएं ऐसे होती हैं, पुरुषों के ये रोल होते हैं, महिलाओं के ये रोल होते हैं। ये रोल सारे मोस्टली सामाजिक सिचुएटेड है, मतलब समाज ने डिसाइड किए, इनहेरेंटली ऐसा नहीं है। पुरुष भी उतना ही मनुष्य है जितनी एक स्त्री मनुष्य है। तो आपने जब लास्ट में बोला अभी कि उस व्यक्ति को कैसे संदेश दें या कैसे एड्रेस करें, उसको व्यक्ति की तरह देखिए आप, उसको एक पुरुष की तरह के लेंस से ना देखें आप। ये संदेश है मेरा कि अरे ये तो लड़का है, इसको तो ऐसे करना चाहिए था, इसको तो कमाना चाहिए था। बड़ी स्ट्रेस होती है मेंस मेंटल हेल्थ जो है वो भी थोड़ी अब थोड़ा बहुत इस पे और बातचीत होने लगी है, मेंस मेंटल हेल्थ। बट मैं आपको एक बताऊं कि पुरुषों में भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस बहुत प्रोमिनेंट है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उसमें से आधे से ज्यादा पुरुष हैं। आपको जान के शायद ताज्जुब हो, वही इसीलिए मैंने ये सवाल किया। पुरुष ज्यादा आते हैं क्योंकि उनकी बातें अक्सर अनसुनी अनकही रह जाती हैं। आप सुसाइड रेट्स भी देखिए, पुरुषों में अधिक होते हैं महिलाओं से। तो यानी पुरुष भी बहुत जूझ रहे हैं। तो उनको सुनने के लिए, समझने के लिए हमें एक विशेष रूप की जागरूकता की जरूरत है। जो जागरूकता तभी आएगी जब हम उन्हें पुरुष की तरह या एक कैटेगरी ऑफ पीपल की तरह नहीं देखेंगे कि ये तो पुरुष है तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे महसूस करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ये महिला है तो ये यही कर सकती है, ऐसे ही सोच सकती है। क्योंकि महिलाओं पे भी बड़े कटाक्ष कसे जाते हैं कि अरे तो ड्रामा कर रहे हैं, ये तो नखरे कर रहे हैं, इनको तो काम ही है। आप देखें चुटकुले वगैरह में महिलाओं पे बड़े चुटकुले बनते हैं कि बीवियां अपने पतियों को ऐसे सताती हैं, शादी के बाद तो एक आदमी का ये क्या है? ये सामाजिक सटायर है, ये किसी रियल सिचुएशन से आ रहे हैं जहाँ पे पुरुषों को एक स्पेसिफिक रोल है और महिलाओं का एक स्पेसिफिक रोल है। हमें एक विशेष रूप की जागरूकता चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले हमें उनको एक इंसान की तरह, एक व्यक्ति की तरह देखे जो अपने में पूर्ण है, उसकी अपनी विचारधारा है, अपनी अनुभव है, अपना दिमाग है, उस प्रकार से वो रिएक्ट करता है या करती है। ऐसे करके हम थोड़ा सेंसिटाइज हो सकते हैं ना, अपने आप को भी थोड़ा उठाना पड़ेगा, इस चीज से बाहर निकालना पड़ेगा। खासकर आजकल के हम 21वीं सदी में है और तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि प्रोग्रेसिवली हम सोच सकें। तो ये हर विशेषकर हर व्यक्ति के लिए है कि हम एक व्यक्ति को, कोई भी हो व्यक्ति ना, उसको व्यक्ति की तरह हम देखें। लगातार जो उत्तराखंड के भीतर नशे का जो प्रभाव बढ़ रहा है, लगातार उत्तराखंड के भीतर जो नशे का प्रभाव बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, क्या इस तरीके के कोई केस अभी तक आपके पास पहुंचा है जो नशे की वजह से दिक्कत भरा रहा है? हाँ, बिल्कुल। क्या आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं बिना नाम? हाँ, बिना कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं ब्रेक करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसे नशे के केसेस बहुत होते हैं। नशा बहुत बढ़ती समस्या भी हो रही है, रैम्पेंट है। क्योंकि आप ये देखिए, सिर्फ नशे को नशे की तरह मत देखिए। एक बार के लिए मेरा ये इन्विटेशन है कि हम ऐसे सोचें, नशा प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम है, जब किसी के घर में जूझती है वो जानता होगा। लेकिन आप नशे को सिर्फ अगर नशे की तरह देखेंगे अगर हम, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। हमें ये ऐसे देखना है कि नशा क्यों कर रहा है एक व्यक्ति, क्यों इतना विवश हो गया एक व्यक्ति कि उसे नशे का सहारा लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी है आज की डेट पे, बहुत ज्यादा कंज्यूम करने के लिए हमारे पास सोर्सेज बढ़ चुके हैं, जो लोग उस तरफ जाते हैं। पर ये भी हम कहेंगे कि नशा करने के लिए एक व्यक्ति जब विवश होता है, मजबूर होता है या उसमें आता है, तो भले ही उस व्यक्ति ने शुरुआत शौक या रूप में की हो या अपने दोस्तों के उसमें की हो, संगत में की हो, पर तभी भी आप जब उसकी लत बन जाती है, कोई चीज ऐसे ही हैबिट नहीं बनती है किसी की, उसको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है साइकोलॉजिकली, अगर मैं बोलूं अदर रीजंस भी है, न्यूरोलॉजिकली या बायोलॉजिकली भी, कि उसको डोपामिन हाई मिल जाता है उस चीज से, या लो फील करता है तो ज्यादा दिमाग नहीं चलता है। लेकिन
कुछ तो है, वो व्यक्ति उस बिहेवियर में एंगेज करके कुछ तो कर रहा है। मैंने देखे हैं लोग, जब हम एडिक्शन के साथ काम करते हैं तो हम इस विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखें, व्यक्ति को प्रॉब्लम की तरह ना देखें। हम कहते हैं नैरेटिव वर्क में, हम ये बात कहते हैं, प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम, पर्सन इज नॉट द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? नशा। अब हम नशे को एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों वो नशे में गया, कैसे नशे शुरू हुआ, कैसे वो नशे में बार बार जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है उसे नशा नहीं करना। मोस्टली लोगों को ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा सुनने में, पर पता होता है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है उनके लिए, उनके घर वाले बहुत परेशान हैं इस बात से, पर वो छोड़ ही नहीं पाते। उस वजह से उनका व्यवहार बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। तो हम प्रॉब्लम को डील करते हैं, पर्सन को नहीं कि तुम में प्रॉब्लम है। हम कहते हैं प्रॉब्लम पर्सन से बाहर है, और अब हम प्रॉब्लम को साथ मिलके कोलैबोरेटिवली देखते हैं। दवाइयों का भी साधन कभी कभी सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एडिक्शन से सिर्फ नशे में शराब ही नहीं है, अन्य तरीके के नशे भी हैं, और चीजें भी हो जाती हैं रेगुलर कंजम्पशन से, मूड वगैरह के अलावा भी। रियलिटी कांटेक्ट भी कई बार खत्म या कम हो जाता है, थोड़े उसको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, तो दवाइयां भी हम लेते हैं। तो एक तरीके का आप कह लीजिए कि सामंजस्य में साइकियाट्रिस्ट भी काम करता है, साइकोलॉजिस्ट भी काम करता है। साइकियाट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, दवाइयां भी व्यक्ति को लेनी चाहिए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो हम एडिक्शन में भी दवाइयों का साथ लेते हैं, साथ साथ हम थेरेपी में देखते हैं कि व्यक्ति के लिए उस नशे का क्या महत्व है, क्योंकि वो अचानक से वो नशा नहीं कर रहा है, उसके लिए नशा महत्वपूर्ण बन गया है। तो महत्व क्या हो रहा है, और उसकी मीनिंग को थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं व्यक्ति के साथ बातचीत करके। और हम नॉर्मल बातचीत नहीं करते हैं जैसे आप और हम करें, हम कन्फ्रंट भी करते हैं कि थॉट अगर डिस्टॉर्टेड है, यानी कि सही नहीं है, इरैशनल है, उसे चैलेंज भी करते हैं, कन्फ्रंट भी करते हैं, पर एक सेफ कंटेन्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे व्यक्ति को हमसे भय ना हो कि ये व्यक्ति मुझे हार्म पहुंचा रहा है। वरना घर में शायद अमूमन तौर से वो व्यक्ति एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है, तो वहां पे खुल नहीं पाता। तो ये मोटा मोटी ऐसे करके हम उससे डील करते हैं। जी, आज की आपाधापी भरी जिंदगी में काउंसलिंग कितनी जरूरी है, ये मेरा सिर्फ आज की बातचीत को समेटते हैं। बहुत खूबसूरत बातचीत हुई है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा जी। लेकिन चलते चलते इस सवाल का जवाब आप अवश्य दीजिए कि काउंसलिंग कितनी जरूरी है एक आम आदमी के लिए। बिल्कुल जी। काउंसलिंग जब व्यक्ति वर्ड सुनता है तो उसको लगता है अरे मुझे क्या काउंसलिंग की जरूरत है। पहला रिस्पॉन्स एक रेजिस्टेंस का या एक हिचक का होता है, पर मैं ये कहूंगी, जैसे मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल भी दिया, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। काउंसलिंग लेना कोई कमजोरी का निशान नहीं है, बल्कि ये तो मैं कहूंगी और ज्यादा जागरूकता की निशानी है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मैं एक विशेष रूप से सोच रहा हूँ, क्यों मेरे दिमाग में इस प्रकार के थॉट्स आते हैं। तो काउंसलिंग एक आम आदमी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे कोई समस्या डायग्नोस हुई है। तो आम आदमी के जीवन में भी बहुत स्ट्रेस है आज की डेट पे। आजकल हर कोई आपाधापी का जीवन, भागा दौड़ी का जीवन, उसमें समय कहाँ निकल रहा है। लोग अपने घर में परेशान भी हैं, पर फिर भी फंक्शन कर ही रहे हैं, अपने दिमाग में परेशान है। तो काउंसलिंग हमें एक मौका देता है जहां हम अपने आप को समझ सकें, अपने आप के साथ समय बिता सके, थोड़ा विराम ले सके और अपने भीतर झांक सके। और ये एक आसान जर्नी नहीं होती है। काउंसलिंग करना यानी अपने रूबरू होना, अपने और पैटर्न्स को देखना, अपने हिस्सों को देखना कि अरे मेरे अंदर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है हमारे अंदर, बहुत सारे और विकार भी होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं। उनको कांटेक्ट करना जरूरी है ताकि हम एक फुलर, एक मोर डाइवर्स, डायनेमिक लाइफ जी सकें। तो हमारे लिए जरूरी है, सभी से अनुरोध है, सोचिएगा जरूर कि आप कहाँ किससे अपनी बातें करते हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं। हम अब 2 प्रश्न पूछें अपने आप से, हमें पता चलेगा अरे हाँ ऐसा भी चलता है मेरे मन में, मुझे भी परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, घबराहट होती है। वहां पे आपको काउंसलिंग हेल्प कर सकती है। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस खूबसूरत बातचीत के साथ साथ जिस तरीके से आपने है कि हमारे दर्शकों को जागरूक करने का काम भी किया है और इसके साथ उनको बहुत सारी जानकारियां भी उपलब्ध कराई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी बातचीत हुई है सौम्या जी से, सौम्या गैरोला, जो अभी वर्तमान में श्रीनगर के भीतर मौजूद है। ये बड़ी बात है कि श्रीनगर में रह करके वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हैं और जरूरतमंद ऐसे लोग हैं जिनको मनोचिकित्सा की जरूरत है,
उनके सेशन लेकर के वो लगातार इस तरीके की सुविधा यहाँ पर मिल रही है, ये एक बड़ी बात है। तो जैसा कि सौम्या जी ने बताया कि अपने व्यवहार को जान करके, अपने भावनात्मक पहलुओं को समझ करके, किस तरीके के हमारे भीतर लक्षण आ रहे हैं, कितने कितने समय में आ रहे हैं, किस तीव्रता के साथ आ रहे हैं, इस सब को देखना, जांचना और उसके साथ साथ आत्मविश्लेषण करना कि क्या हमको काउंसलिंग की आवश्यकता तो नहीं हो गई है। तो बहुत सुखी और बहुत ही एक नियमित जीवन जिसे कहा जा सकता है, नियमित दिनचर्या के साथ बहुत खुशी खुशी जिया जा सकता है यदि आप मनोचिकित्सा के पैटर्न को समझें और मनोचिकित्सा की जरूरत को समझ करके एक मनोचिकित्सक का लाभ लें। तो ये जो बातचीत हुई है इसका लाभ भी हमारे दर्शक लेंगे और हमारी जो बातचीत हुई है उसको शेयर करेंगे। हम जो अच्छा लगा हो, जो भी बात अच्छी लगी हो, उसको लेकर कमेंट भी अवश्य करें। शुक्रिया।